आज हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है वेक्टर। और हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे वेक्टर्स के, उनकी प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशन, क्या अपडेट हुए हैं उनमें, उनके बारे में बातचीत होगी। और थोड़ा सी ज्योमेट्री के भी बारे में हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स करवाऊंगा मैं वेक्टर की, जिससे कि आप उससे कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, आपको चीज़ें समझ में आए अच्छे से। कोशिश रहेगी कि जैसे और टॉपिक्स के बारे में डिटेल आपके पास गई है, क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने, बिल्कुल वैसा ही हम वेक्टर्स में भी करेंगे। और वेक्टर्स अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। और मेरा रूटीन यहाँ पे भी वही रहेगा कि जो बेसिक्स हैं हमारे वो पहले किए जाएं, और फॉर्मूले पे हमें कम कंसंट्रेट करना है, क्योंकि फॉर्मूले बेस करके केवल पढ़ोगे ना तो चीज़ें अधूरी याद रहेंगी और समझ में भी कम आएगा। जैसे 3D में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम 3D में स्ट्रेट लाइन और प्लेन दोनों था, और अब तो प्लेन 12th में से हटा दिया, तो मैं उसमें भी एक चीज़ देखता हूँ कि जब मैं स्ट्रेट लाइन और प्लेन करवाता हूँ तो मैं टोटल इस पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ कि आप सोच के कितना कर पाओगे। ठीक है, फॉर्मूले हैं तो वो तो अपनी जगह हैं ही, हम अपने कोई कॉन्सेप्ट वेक्टर के यहाँ पे फिट कैसे बैठा पाएंगे और उनके ज़रिए हम कैसे क्वेश्चन के आंसर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हेडिंग लगा दीजिए, वेक्टर एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो देखिए, अब इसमें कुछ चीज़ें तो हम जानते ही हैं पहले से, जिसमें पहले पॉइंट पे हम बात करेंगे स्केलर्स की। तो वैसे तो साइंस में हम लोग को पढ़ा दिया जाता है। देखिए, दोज क्वांटिटी which only have magnitude, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट वॉज कॉल्ड स्केलर्स। एग्जाम्पल, स्पीड, टाइम, लेंथ एंड सो ऑन। अब इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। स्केलर मतलब हम इसको ऐसे जानते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 1 विच इज़ स्केलर, -1 विच इज़ ऑल्सो स्केलर, 1/2 स्केलर। ठीक है, अब इसमें हम जैसे टाइम को डिपेंड करते हैं तो हम बोले 8 बज गए, स्केलर। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर। अब हमारा टॉपिक है वेक्टर्स, तो हमें कॉन्सेंट्रेट भी उसी पे करना है। अब वेक्टर्स में क्या है कि आपको मैं पहले बताऊंगा डेफिनेशन 1, जो हम सब जानते हैं। दोज क्वांटिटी which have magnitude and direction। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर साइंस के हिसाब से चले तो उसमें आपको मिल जाएगा वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। अब बेसिकली है क्या, हम इस जो डेफिनेशन दी गई है इसका यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल जब करते हैं ना तो वहाँ यूज़ करते ही हैं इस चीज़ का। ठीक है, बट ज्योमेट्रिकली जो चीज़ें हम करने वाले होते हैं
उसके लिए एक डिफरेंस आया है, एक अपडेटेड फॉर्म आई हुई है, हम उसको डिस्कस करेंगे अभी, और फिर हम इन सबको कनेक्ट भी करेंगे आपस में। तो मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन सेकेंड। those quantity in which initial point, terminal point, and sense, जिसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन, इज कॉल्ड वेक्टर। ये ज्योमेट्रिकली डेफिनेशन बहुत यूज होगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमने एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी। मान लीजिए इनिशियल पॉइंट ये है ए पॉइंट, बी हो गया आपका टर्मिनल पॉइंट, और ये जो ए से बी हम जा रहे हैं इनिशियल टू टर्मिनल, दैट इज नोन एज सेंस। अब अगर मैं इसमें चेंज करूँगा, ठीक है, कोई भी चेंज करूँगा, सेंस बदल दूंगा, ए और बी को आपस में बदल दूंगा, तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। मतलब हम इसको ए बी वेक्टर डिनोट करेंगे। ऊपर एक एरो का साइन बना दीजिए जिससे कि एग्जामिनर को ये पता लगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब सपोज सेम चीज़ हमने रखी, लेकिन अब बी है जो उसको इनिशियल बना दिया पॉइंट, इसको टर्मिनल बना दिया, और सेंस ऑटोमेटिकली बी से ए की तरफ आ गया। तो अब ये बन गया बी ए वेक्टर। और यही मैटर करेगा यहाँ पे सेंस, कि ए से बी जा रहे हो या बी से ए। अब वैसे देखा जाए, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ए से बी, बी से ए सेम है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें क्या कहते हैं इस चीज़ की डायरेक्शन मैटर कर रही है, तो फिर ए से बी अलग डायरेक्शन है, बी से ए अलग डायरेक्शन है, वो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो ये अपडेटेड डेफिनेशन हो गई। हमें दोनों डेफिनेशन से काम पड़ेगा, हम दोनों की ही को लेके चलेंगे साथ में, बट एक एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम उसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और फिर उसको अटैच करते जाएंगे। तो एक होता है आपका यूनिट वेक्टर। तो यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। मतलब अगर हमसे ये एक नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है कि इफ़ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड लैम्डा, और आपको वेक्टर में कुछ चीज़ें दे रखी होंगी एक, और एक जगह गायब करके वहाँ लैम्डा लिख दिया होगा। तो आप सिंपल समझ जाओ कि अगर ऐसा कुछ बोला गया है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और वो 1 होगा। तो 1 के इक्वल रख दो, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। एंड यूनिट वेक्टर ऑलवेज शो द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। अभी जब आप थोड़े नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, जैसे 12th में आके फ्लक्स पढ़ा होगा, तो फ्लक्स में एक सरफेस होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि वेक्टर के परपेंडिकुलर भी होगा, पैरेलल भी होगा, ठीक है, डायरेक्शन बताएगा कुल मिला के, और एंगल्स भी बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, यूनिट वेक्टर जब भी होगा तो हमेशा किसी वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बातचीत हो रही होगी, किसी वेक्टर की, किसी प्लेन की, किसी सरफेस की, इसके बारे में बातचीत हो रही होगी, विच इज़ डिनोटेड बाय कैप। हम किसी वेक्टर के ऊपर अगर मतलब किसी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो उसके ऊपर कैप लगा देंगे, तो विच इज़ यूनिट वेक्टर। ये आप दिमाग में फिट कर लें।
ठीक है, एक एक करके हम चीज़ों को डिफाइन करते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक नोट आ जाता है, दी स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स आर आई कैप, जे कैप and k cap. They always show the direction of x, y, z axis respectively. तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास है एक 3D डायग्राम, एक रेक्टेंगुलर प्लेन, ये x हो गया, y हो गया, z हो गया, तीनों ये आपस में 90 एंगल बना रही होंगी। ठीक है, तो ये आई कैप डिनोट होगा, ये जे कैप डिनोट करेगा और ये के कैप डिनोट करेगा। ठीक, यानी अगर हम इस पूरे एक्स वाई जेड प्लेन में आपको कहीं पे भी एक पॉइंट लाके दे देते हैं, मान लो पॉइंट ये है पी, और मैंने उसको नाम दे दिया ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये जो पी है ये इसका कोऑर्डिनेट है, ए कॉमा बी कॉमा सी कोऑर्डिनेट है। अब हम इसको अगर वेक्टर बनाएंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे लिए मेन काम है। तो अब उसी से रिलेट करके अब इस बात को हम यहीं पे छोड़ते हुए पहले आगे चल रहे हैं और हम उसी को कन्वे करेंगे, तब इसको उससे अटैच करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक होता है पोजीशन वेक्टर, those vector which show the direction of a point with respect to a fixed point is known as पोजीशन वेक्टर। अब जैसे क्या हुआ क्या कि मान लीजिए हमने आपको एक पॉइंट दिया P, x कॉमा वाई कॉमा जेड। अब ये P कहाँ है, अब इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मान लीजिए आपने मेरे को फ़ोन किया, आपने कहा कि सर आप कहाँ मिलेंगे, मैंने बोला आप एक काम करो, आप 1 2 3 कोऑर्डिनेट पे आ जाओ। तो आप कहाँ चले जाओगे, क्योंकि 1 2 3 कोऑर्डिनेट किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में, मून के रिस्पेक्ट में, कानपुर के रिस्पेक्ट में, आगरा के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि 1 2 3 तो कहीं भी हो सकता है। तो हमको वहाँ पे ये बताना पड़ेगा, एक फ़िक्स करना पड़ेगा पॉइंट। तो सपोज़ वो फिक्स पॉइंट है, मान लीजिए ओ, ठीक है, यहाँ से ओरिजिन है, कहीं पे भी हो सकता है। अब इससे हुआ क्या, अब ये वेक्टर जो कब बनेगा, अभी तक ये पॉइंट था, इसकी अपनी कोई पोजीशन नहीं थी, लेकिन जब आपने ओ को फिक्स कर दिया तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ मैटर करती है। अब हमें ओ से पी पे पहुँचना है, तो ये तो सेंस बन गया, और ओ से पहुँचना है, इसका मतलब है इनिशियल पॉइंट ये हो गया कि यहाँ से स्टार्टिंग करो, और ये वाला फिर टर्मिनल पॉइंट हो गया, तो वो बन गया वेक्टर। तो अब ये बन गया ओ पी वेक्टर, विच इज़ पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। यही बात आपको ऊपर वेक्टर की सेकंड डेफिनेशन में समझाई गई थी कि इनिशियल पॉइंट होगा, टर्मिनल पॉइंट होगा, सेंस होगा, तीनों चीज़ें मिलकर एक वेक्टर जनरेट कर देंगी। और वही चीज़ आपको यहाँ पोजीशन वेक्टर में बताई गई है कि अगर पी पॉइंट आपके पास है तो आप उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आप ये फिक्स नहीं कर देते कि किसके रिस्पेक्ट में, तो वो ओ फिक्स हो गया जाएगा, और कोई भी पॉइंट फिक्स हो सकता है जहाँ से आप उस वेक्टर तक पहुँचेंगे, वो इनिशियल पॉइंट बनेगा, जहाँ पहुँचेंगे वो टर्मिनल पॉइंट बनेगा, और जिस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए पहुँचेंगे दैट इज़ कॉल्ड सेंस, और उससे मिलके आपको बन जाएंगी कंडीशन। क्लियर है, समझ आ गई बात है कि? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे वापसी करते हैं। अब जैसे मैं ओ को पी से अटैच कर देता हूँ,
तो जब ओ से पी को अटैच हुआ तो इसकी पोजीशन पता चल गई कि ओ पी है। तो जो ओ पी वैक्टर बनेगा उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? अब क्या मैं ए प्लस बी प्लस सी लिख दूँ? कुछ समझ आया? कुछ भी नहीं समझ आया। अब मैंने आई कैप लगा दिया, जे कैप लगा दिया, के कैप लगा दिया। इससे मुझे पता चल गया कि आपको ओ से अगर पी पे पहुंचना है तो एक्स पे ए, वाई पे बी और जेड पे सी चल के वहाँ तक पहुंच जाना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पहले हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद फिर चीज़ें जब आती जाएंगी अपन करते जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है। और नेक्स्ट आता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, अब इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? टू वेक्टर्स स्मॉल ए एंड बी, मैंने बोला ऊपर एक एरो लगा देना जिससे वेक्टर पता चले, आर सेट टू बी इक्वल if they have the same magnitude and same direction। ठीक है। इक्वल वेक्टर्स क्या हो गए? जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी वो इक्वल वेक्टर्स से हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका नल वेक्टर या फिर ज़ीरो वेक्टर। क्या होता है? ए वेक्टर whose initial and terminal points are coincide is called zero vector and denoted by ज़ीरो और ऊपर एक लगा देंगे वेक्टर। एक सिंपल लॉजिक है, नंबर में से नंबर माइनस हुआ तो ज़ीरो मतलब नंबर मिल गया। जैसे एक सेम, जैसे वन में से वन माइनस हुआ, सेम नंबर माइनस हुए, ज़ीरो मिल गया। फिर उसके बाद जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम गए थे तो वहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर फिर दूसरा भी सेम कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हुआ तो कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो बनाएगा। सेट में क्या था? फाइव, देखिए एक सेट से वही सेम सेट माइनस करते हैं तो फाइव आ जाता था। सिमिलरली यहाँ वेक्टर है तो एक वेक्टर में से सेम वेक्टर माइनस करते हैं तो ज़ीरो वेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये पॉइंट है छोटे छोटे। फिर आया नेक्स्ट पॉइंट, हमें सबके बारे में पता होना चाहिए जिससे कि जब कोई चीज़ हम लगाएं तो हमें वो समझ में आए। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स नाम से ही समझ में आ रहा होगा, टू और मोर देन टू। Vectors having same initial point is called co-initial vectors। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक आपके पास पॉइंट हमने फिक्स कर लिया, अब हम इधर गए बी की तरफ तो ए बी बन गया, सी डी ई एफ एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, क्या आप जा रहे हो ए से, यानी इनिशियल पॉइंट ए ही है, बाकी बदल रहा है टर्मिनल, बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए, ई पे गए, एफ पे गए, जी पे गए। ये सारे को इनिशियल वेक्टर्स हो गए। ठीक है, इनका इनिशियल पॉइंट सेम हो गया। ठीक, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने इसमें यहाँ ए लिख लिया, ये एक ए इधर चला गया, अब ये अपोजिट हो गया। ठीक है, सॉरी ये बी और सी कर लो।
ये सी हो गया। ऐसा भी हो सकता है ए है, बी हो गया, सी हो गया। अब ये एक ही लाइन में आ गए, ऊपर वाला भी एक ही लाइन में था पर डायरेक्शन अपोजिट थी, 180 डिग्री बन रहा था, या 0 डिग्री बन रहा है। तो ये सब कोई इनिशियल वेक्टर था। ठीक है, दो, किसी ने बोला है टू, कम से कम दो तो चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो दैट इज योर को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, ये भाई होते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स में क्या होगा, इफ vectors having the same or parallel supports are known as collinear vectors। ठीक है, क्या हुआ इसमें, जो वही चीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले बताई गई थी, हमें उसी पे ध्यान देना है। ठीक है, और समझते हुए चलना है। क्या था वो, जैसे हमने कहा कि कोलिनियर है, तो कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में। ठीक, तो जैसे मैंने बोला कि ये एक पॉइंट है आपके पास ए, एक पॉइंट हो गया बी, एक पॉइंट हो गया सी, एक वेक्टर बना ए से बी, एक वेक्टर बना ए से सी। ठीक, तो ए बी और ए सी, इनका जो मतलब सपोर्ट है या टेंस है, वो एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब इनके बीच का एंगल जो है वो ज़ीरो है, तो दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है, आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, ये आपके कोलिनियर वेक्टर्स हो गए कि एक ही लाइन में है ये। ठीक, तो इसका ध्यान रखना है कि वेक्टर्स हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट, तो उनको हम कोलिनियर बोलते हैं। क्योंकि है क्या कि वैसे तो, क्योंकि जब पैरेलल कंडीशन आती है यहाँ पर कि दो वेक्टर्स हैं जो पैरेलल हैं, तो वो भी जब मैथमेटिकली आप जाते हो तो कोलिनियर और पैरेलल की कंडीशन सेम हो जाती है, क्योंकि दोनों में एंगल जीरो होता है। इस वजह से वहाँ कोलिनियर और पैरेलल वाली बात दोनों कही गई हैं कि ये वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। अब वो इसीलिए मैं समझाता जा रहा हूँ कि अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ें और खुल के सामने आएंगी, और फिर यही चीज़ें न्यूमेरिकल बना देती हैं, जो कि जैसे फिज़िक्स में हमारे न्यूमेरिकल रहते हैं। अब वहाँ पे वो अगर थ्योरी ढंग से समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन थ्योरी नहीं समझ में आएगी तो फिर न्यूमेरिकल हो भी नहीं पाएगा, उसमें आपको दिक्कत ही होनी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि पॉइंट्स जो हम बताते जाएँ उनको ध्यान से समझते जाएँ, सुनते जाएँ। ठीक है, रटने वाला कुछ नहीं है, केवल आपको बस दिमाग में रखना है ये। ठीक है, जिससे कि, क्योंकि मैं इसीलिए ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे कि वो और क्लियर हो जाए। अब आता है लाइक वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। ठीक है, अभी पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आपको एक बार में ही समझाएंगे। अनलाइक वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन known as अनलाइक वेक्टर्स। अब जरा समझो इस चीज़ को। अभी हम एक ही चीज़ से तीन निशाने लगाएंगे, आप बस ध्यान देना, आप इस चीज़ पे कि जो बताई जा रही है उसको बहुत ध्यान समझना। जैसे मैंने बोला कि ये ए से बी है, ये ए से सी है। ठीक,
और एक मैंने बोला ये ए से बी है और ये ए से सी है। अब इन दोनों ही केसेस में ये कोलिनियर है, ठीक। बट ऊपर वाले में यानी कि इस वाले केस की अगर हम बात करें, इस वाले की, तो ये अनलाइक वेक्टर है क्योंकि इनमें डायरेक्शन अपोजिट है। और इसकी बात करें तो ये लाइक वेक्टर है क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन हैं दोनों कोलिनियर के ही पार्ट। इसका मतलब है जो कोलिनियर वेक्टर हैं उनमें लाइक और अनलाइक दोनों होते हैं। वही बात अभी ऊपर कही गई थी, ठीक है। और को इनिशियल वाले में भी यही बात सेम आ रही थी कि इनिशियल पॉइंट था, सेम होना चाहिए, डायरेक्शन चाहे जो भी हो, इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए था। कोलिनियर में क्या था कि एक ही लाइन में तीनों वेक्टर्स आपके आ जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन अलग हो गई तो अनलाइक में चला जाएगा और डायरेक्शन सेम हो गई तो लाइक में चला जाएगा। तो हो गया ना पूरा कंप्लीट सिस्टम। समझ में आ गया ना ये चीज़। क्योंकि हम जो जब किसी चीज़ को कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं ना, थोड़ा आसानी रहती है याद रखने में, और याद रखने में आसानी रहती है तो फिर हमें वो रटना नहीं पड़ता, चीज़ें अपने आप निकल के आती हैं सामने, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स। अब इसमें तो भाई नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कोप्लेनर वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स दे लाइज इन ए सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। ये कोप्लेनर वेक्टर हो गया। तो आपने अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें क्या क्या हो गया, स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया। वेक्टर्स की दोनों डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन 1 कहती है क्वांटिटी ऐसी हो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने चाहिए। डेफिनेशन 2 कहती है इनिशियल पॉइंट हो, टर्मिनल पॉइंट हो और सेंस होना चाहिए। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होता है और हमेशा डायरेक्शन को शो करेगा। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आई जे के होते हैं जो एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पोजीशन वेक्टर हो गया कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन किसी फिक्स पॉइंट के सामने ही बताई जा सकती है। तो जो फिक्स्ड पॉइंट होगा जहाँ से आप चलना स्टार्ट करोगे दैट इज़ योर इनिशियल पॉइंट। पी इज़ अ टर्मिनल पॉइंट एंड ओ से पी आप जा रहे थे तो वो आपका सेंस बन जाएगा और वो एक वेक्टर बन के तैयार होगा जिसका नाम होगा ओ पी वैक्टर, जो पी की पोजीशन बता रहा है ओ के रिस्पेक्ट में। फिर पोजीशन वेक्टर के बाद आया आपका इक्वल वेक्टर्स, कि दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो उनको हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। नल वेक्टर जिनका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड हो जाए, मतलब एक के ऊपर दूसरा, तो वो जीरो वेक्टर हो जाता है या नल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जो जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है लेकिन टर्मिनल पॉइंट कुछ भी हो सकता है तो वो को इनिशियल वेक्टर हो गए। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर में बोला गया था कि अगर वेक्टर सेम और पैरेलल सपोर्ट के साथ हैं, या तो पैरेलल सपोर्ट हो या तो सेम सपोर्ट हो, तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं जो एक लाइन में है वो कोलिनियर वेक्टर है। अब चाहे उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो चाहे सेम हो, कोलिनियर में जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन अगर सेम हुई तो लाइक वेक्टर कहलाएंगे, और अगर कोलिनियर वेक्टर्स की बात हो रही है और अगर डायरेक्शन अपोजिट हुई तो अनलाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। फिर आ गया कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब जिनके प्लेन सेम होते हैं उन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। अब ये तो हुआ आपका, मतलब कहना चाहिए ढांचा तैयार, कि ये हमारी डेफिनेशंस हो गई हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और जिनका हम यूज़ करेंगे तो वो तो बाद में होगा। यूज़ आप तभी कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि उनके अंदर क्या हो रहा है, उनके बारे में, कि भाई ये इस काम आता है, ये इस काम आएगा, और ये हमसे जहाँ बोला जा रहा है तो हम उस क्वेश्चन को फिर पिक करके उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। और नोट कर, अब हम एक दो चीज़ें और डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। जैसे अब आया, अब पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, नोट में ही लिख देते हैं। द rectangular plane or 3D space or space or XYZ plane
have 8 parts called octant। जैसे 4 वाले को क्वाड्रेंट 2D में जाते हैं तो 4 वाले को क्वाड्रेंट, ऐसे ही 8 वाले को हम ऑक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब है क्या सीन जरा समझो। 2 लाइंस, एक जैसे एक्स एक्सिस है ये, तो 2 लाइंस जब भी मिलेंगी तो एक प्लेन बनेगा। जैसे एक्स वाई मिली तो एक्स वाई प्लेन बन गया, वाई एक्स डैश मिला तो ये दूसरा प्लेन बन गया, एक्स डैश और वाई डैश मिला तो तीसरा बन गया, वाई डैश और एक्स मिला तो ये चौथा बन गया, और ये पूरा एक्स वाई प्लेन कहलाता है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो 2 लाइंस मिलती हैं तो एक प्लेन बनता है, और 2 प्लेन मिलते हैं तो एक लाइन बनती है। अब प्लेन तो सिलेबस में है नहीं तो इसलिए कोई मतलब नहीं रहा, बट ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अभी हम 3D प्लेन की बात कर रहे हैं। अब जैसे ये आया, ये आपका है 3D प्लेन, एक्स है, वाई है, जेड है। आप देख सकते हैं कि इस प्लेन के अंदर जो हमारे पास यहाँ मिला हुआ है कि ऊपर वाले हिस्से में एक ये है, एक इधर है, एक ये है और एक ये है। 4 ऊपर हो गए, 4 ही नीचे होंगे, तो इसलिए इस ये बटा होता है 8 पार्ट में, इसीलिए उसको हम ऑक्टेंट बोलते हैं। ऊपर वाले में क्वाड्रेंट था। अब मेन दिक्कत जब आती है वो ये है कि हम इनके साइन वगैरह कैसे याद रखें, तो उसको ज़रा ध्यान से एक बार दिखा देता हूँ मैं। बहुत एक अच्छा सा मेथड है याद रखने का भी, और याद एक्चुअली में नहीं रखना है, बेसिकली बस समझना है। समझ में आ जाएगा तो चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। देखो, मैंने इसके किए 3 पार्ट, अब इसके मैं करूँगा 8 पार्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पे हम थोड़ा सा पार्ट एक छोटा कर लेते हैं। सिक्स, 7 और 8। अब देखो इसमें क्या हुआ, क्या यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स वाई एंड जेड। देखो ऊपर वाले में जो ऊपर हिस्से जो मैंने 4 आपको येलो साइन दिखे हुए होंगे, इसमें जेड पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव है या जेड पॉजिटिव है, कोई भी एक को ले लो। ठीक है, तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बाकी में नेगेटिव। अब ऊपर मामला सेम है। क्वाड्रेंट कैसे होता है, प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, फिर रिपीट कर दो, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। अब जैसे किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सपोज फॉर एग्जाम्पल बोला कि -2 माइनस +3 और -5 इन विच ऑक्टेंट लाइज। तो सिंपल, आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस पे कंसंट्रेट करने वाले हैं। अब देखना ज़रा, मैं कंसंट्रेट करूँगा इस पॉइंट पे कि ये क्या है, ये है नेगेटिव। नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि शुरू के 4 में से नहीं होगा, क्योंकि वो प्लस वाले थे। तो अब ये 5, 6, 7, 8 में से कोई होगा। ठीक, तो हमें ये कब कंफर्म हो गया। अब हम इसको छोड़ देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, अब मैं इसको नहीं देखूंगा, अब मैं देखूंगा ये क्या है। ये है माइनस प्लस। अब आप सोचिए, शुरुआत कीजिए, प्लस प्लस था, फिर माइनस प्लस था, फिर माइनस माइनस था, फिर प्लस माइनस था। तो ये स्टार्टिंग वाले किस में से आ रहे हैं, यहाँ से। अब जरा देखिए, 4 आपने, ये 4 का एक राउंड आप ले चुके थे जब जेड प्लस का था, लेकिन हमें तो जेड माइनस में जाना है। इसका मतलब है कि अब फिर से ये स्टार्ट हुआ होगा, यानी कि प्लस प्लस, तो ये 5th हो गया। तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, 6th क्वाड्रेंट में, मैं तो 6th ऑक्टेंट में।
तो आपको अब इसमें कुछ देखना नहीं पड़ा, सिर्फ सोच के ही काम हो जाएगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को समझ लिया है। तो ये कौन से में हो गया? सिक्स्थ में। अब सिमिलरली मान लीजिए मुझसे कोई पूछता 2 - 3 एंड -7, बोले ये काय में होगा? तो देखिए लास्ट वाले से सॉल्व करते हैं हम। लास्ट वाला नेगेटिव है, मतलब 5 6 7 8 में से कोई है। अब इसको बंद कर लेंगे हम, इस वाले को देखेंगे ही नहीं। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि अब पहला वाला क्या है? प्लस माइनस है। तो पहला आता है प्लस प्लस मतलब फिफ्थ, फिर आता है माइनस प्लस मतलब सिक्स, फिर उसके बाद आता है माइनस माइनस मतलब सेवन, और फिर आता है प्लस माइनस मतलब एट्थ। तो इसका मतलब ये कौन से ऑक्टेंट में से आया? एट्थ ऑक्टेंट में से आया। तो ये हो गया ना आसान। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। वेक्टर्स में जो चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं उनमें चीज़ें जानने का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब कल के वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको पहले वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्राइंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल, एंड देन उसके ऊपर कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे कि और बेहतर तरीके से आपके दिमाग में बैठे। एंड फिर हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे इंट्रोडक्शन के आर एस अग्रवाल में से, जो कि सिंपल हैं, यही चीज़ें जो पढ़ के आए हैं बस उसी पे क्वेश्चन होगा, उसको करेंगे। उसको करने के बाद फिर हम लोग कोई डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके ऊपर एक शीट करेंगे अच्छे क्वेश्चंस की, एंड देन फिर हम स्ट्रेट लाइन की तरफ निकल चलेंगे। और दिन में आपका जो मैक्सिमम का वीडियो है वो कंटिन्यूसली आता ही रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और कल फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।